हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान में आज एक नया टॉपिक प्रारंभ होगा, केंद्र राज्य संबंध। इसका भाग 1 है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं। भविष्य में यदि आप बिहार एसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा, एईडीओ, बीएसओ या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों का विशद वर्णन संविधान के किस भाग में है। केंद्र और राज्य के बीच जो विशद संबंध है इसके बारे में विस्तार से वर्णन कहाँ किया गया है? भाग 11 में। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वर्णन कहाँ है? भाग 11 में। संघ एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन कितने दृष्टिकोण से किया जाता है? संघ एवं राज्यों के जो संबंध है इसका अध्ययन कितने दृष्टिकोण से किया जाता है? तो टोटल जो है 3 दृष्टिकोण है। इसके 3 दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। संघ राज्य संबंधों के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं? संघ और राज्य क्षेत्र के जो विषय हैं ये विषय कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए। विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध है। ये 3 जो है मूल रूप से है। यही 3 के बारे में ऊपर में चर्चा किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों के विषय क्षेत्र कौन कौन से है? तो विधायी संबंध होता है एक, प्रशासनिक संबंध और तीसरा जो है वित्तीय संबंध। विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध। संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो विधायी संबंध जो है संघ एवं राज्यों के बीच 245 से 255 तक है। ध्यान रखिएगा। विधायी, तो विधायी कहाँ है? 245 से 55 तक विधायी संबंध। ये पूछा जाता है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है इसका चर्चा संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत है? तो 245 से लेकर के 255 तक, ये ध्यान रखना है। 245 से 255 तक विधायी हो गया। उसके बाद है संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का व्याख्या किया गया है? तो प्रशासनिक जो है ये 256 से लेकर के 263 है। विधायी 245 से 255 तक है। उसके बाद प्रशासनिक है 256 से लेकर के 263 तक। केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों का विवेचना किस भाग में किया गया है? तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है इसका चर्चा किया गया है भाग 12 में। भाग 12 में किया गया अनुच्छेद जो है 268 से लेकर के 293 तक है। तो यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि केंद्र और राज्य के मध्य जो 3 स्तर है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो विधायी का चर्चा किया गया 245 से 255। उसके बाद प्रशासनिक जो है 256 से 263। वित्तीय व्यवस्था जो है इसका चर्चा भाग 12 में किया गया है और अनुच्छेद जो है 268 से 293। संघ राज्य के वित्तीय संबंधों का उल्लेख 268 से 293 तक है। यानी संघ और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है 268 से 93। विधायी है 245 से 55। प्रशासनिक है 256 से लेकर के 263। ये जो वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्य के मध्य, ये किस भाग में आता है? भाग 12 में। अगला है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? जो भारत में शासन प्रणाली है संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन व्यवस्था है भारत में। ध्यान रखिएगा, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय शासन प्रणाली है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी विषयों की व्यवस्था किस अनुसूची में अधिकृत है? यानी केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी विषय है जिसका चर्चा किया गया है 245 से लेकर के 255 तक। ये जब जब नाम आएगा तब तब आपको बोलना है कि विधायी संबंध 245 से 255, प्रशासनिक 256 से 263, वित्तीय व्यवस्था जो है केंद्र और राज्य के मध्य 268 से 93 में है और वित्तीय व्यवस्था भाग 12 में है। तो यहाँ पे कहा गया केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो विधायी विषयों की व्यवस्था है किस अनुसूची में अधिकृत है? तो 7वीं अनुसूची में अधिकृत है। विधायी विषयों की व्यवस्था 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें आप जानते होंगे संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, राज्य सूची पर राज्यसभा बनाते हैं राज्य सरकार, और यदि राज्य सरकार चाहें तो केंद्र सरकार बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं। यदि कोई मतभेद होता है तो केंद्र का जो संघ का कानून बनाया रहता है उसी को माना जाता है। संघ सूची में सम्मिलित विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। संविधान में संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय सम्मिलित है?
तो अभी वर्तमान में जो है 100 विषय है, मूल संविधान में 97 विषय शामिल था। जो मूल संविधान था उसमें 97 था, अभी वर्तमान में 100 विषय शामिल है। संविधान में जो संघ सूची है, संघ में अभी 100 है, पहले 97 था। 7वीं अनुसूची की राज सूची जो है, सूची 2 में प्रादेशिक महत्व की कितने विषयों को रखा गया है? तो अभी वर्तमान में 61 है और मूल संविधान में 66 था। और ये जानते होंगे आप 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में 5 विषय जो है संघ ये राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया था। तो ये 66 से 5 निकल के उधर चला गया, तो यहाँ बचा कितना? 61। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच गया 61 और समवर्ती सूची में जो 47 था मूल संविधान में 5 आ गया, तो टोटल हो गया कितना? 52। तो अभी वर्तमान में संघ सूची में कितना है? 100 है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में कितना है? 52 है। मूल संविधान में यदि पूछेगा संघ सूची में 97, राज्य सूची में जो है 66 था, 5 निकाल करके समवर्ती सूची में डाला और समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 था। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकदम क्रम से ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको देखिए ध्यान से। संघ एवं राज्य के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? संघ एवं राज्य के संबंधों की प्रकृति के आधार पर, जो संघ और राज्य की प्रकृति है, संबंधों की जो प्रकृति है, उस आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एकल एवं संघीय। एकल एवं संघीय। संघात्मक सरकार कहलाती है, तो संघात्मक सरकार कब कहलाएगी? जिसमें संविधान द्वारा शक्तियां केंद्र सरकार एवं राज्यों के बीच विभाजित होती है। यानी भारत जो है एक संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक सरकार है भारत में, जिसमें क्या है? संविधान द्वारा जो शक्तियां हैं केंद्र सरकार एवं राज्यों के बीच विभाजित होती है। शक्ति केवल और केवल केंद्र या फिर राज्य के पास नहीं है, ये क्या है? डिवाइड है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्ति का क्या है? विभाजन है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, भारत में जो संघीय व्यवस्था है ये कनाडा के मॉडल पे आधारित है। संघवाद किस शब्द से बना है? संघवाद जो है ये फोइडस लैटिन भाषा का एक शब्द है, उसी से बना है। फेडरलिज्म, संघवाद मतलब होता है फेडरलिज्म और ये जो फोइडस है, फोइडस का ही ये सुधारात्मक रूप है, यानी मॉडिफिकेशन करके फेडरलिज्म बना दिया गया संघवाद। तो विश्व का पहला संघीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो विश्व का पहला संघीय व्यवस्था वाला देश अमेरिका है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है कनाडा से लिया गया है, लेकिन पूरे विश्व में यदि देखेंगे कि किस देश में सबसे पहले संघीय व्यवस्था अपनाया गया था, तो अमेरिका में सबसे पहले संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था। अमेरिका में संघीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? अमेरिका में जो है संघीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये यहाँ पे जो है कुछ प्रिंटिंग का मिसिंग है, तो इसको देख लीजिएगा, ईस्वी होगा यहाँ पे, और 178 ईस्वी में तो नहीं हुआ होगा, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बाकी अगले वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान किन किन देशों में अपनाया गया? जो संघात्मक शासन व्यवस्था है अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका पूरे वर्ल्ड का पहला देश है जहाँ पे संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। कनाडा ऐसा देश है जिसके संघात्मक व्यवस्था को भारत जो है अपने यहाँ लागू किया है, यानी भारत का संघात्मक व्यवस्था है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया है संघात्मक, क्योंकि ये भी भारत के बहुत करीबी है। स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक व्यवस्था है। रूस में संघात्मक व्यवस्था है। ब्राज़ील में संघात्मक है। अर्जेंटीना आदि और भी अन्य देश हैं। तो इतना जो है महत्वपूर्ण अमेरिका ध्यान रखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस। तो यहाँ पे ये रूस और ऑस्ट्रेलिया भारत के बहुत ही करीबी है, तो भारत में संघात्मक है, तो ये भी अपना के रखा है। ऑस्ट्रेलिया और रूस, स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक है, और ब्राज़ील, अर्जेंटीना। साथ में इधर अमेरिका सबसे पहला है। कनाडा ऐसा देश है जिसका मॉडल भारत ने अपनाया है। एकात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में अपनाई गई है? जो एकात्मक शासन प्रणाली है ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में, चीन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश है। ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में है, जापान में है, चीन में है। चीन वाला याद रखिए क्योंकि आपके सिलेबस में भी है कि भारत के पड़ोसी देश, तो चीन आपको यहाँ ध्यान रखना है। चीन में किस प्रकार की शासन प्रणाली है?
है, एकात्मक शासन प्रणाली है। चीन तो बिल्कुल ध्यान दे के रखिए, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, चीन ध्यान रखना है। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसकी विशेषता क्या है? दोहरी सरकार, दोहरी सरकार यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होंगे। तो अब आप कहेंगे कि भारत में दोहरी सरकार कहाँ है? दोहरी सरकार है, एक तो केंद्र सरकार है और फिर एक राज्य सरकार है, तो दोहरी सरकार हो गया। एक केंद्र सरकार है, अभी जैसे कोई भी आदमी है यूपी का हो या फिर बिहार का, तो बिहार के यदि कोई एक नागरिक है तो उनके लिए क्या है? दो सरकार है, एक तो राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है, तो दोहरी सरकार हो गया। लिखित संविधान, लिखित संविधान है, संविधान क्या है? लिखित। ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, या फिर पूछेगा नहीं है, तो ये इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा। तो दोहरी सरकार तो है ही, साथ में लिखित संविधान है। संविधान क्या है? लिखित है। दोहरी शासन व्यवस्था है तो लिखित है। ऐसे भी ध्यान रखने के लिए ऐसे याद रखिए कि दोहरी सरकार है तो यदि मौखिक रहेगा तो हो सकता है मौखिक जो है पूरा ध्यान में न रहे तो वो सही से उसका पालन नहीं हो सकेगा। केंद्र सरकार कुछ और पालन करेंगे, राज्य सरकार कुछ और करेंगे। इसी वजह से जो संघात्मक है यानी दोहरी सरकार में संविधान को लिखित रखा गया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, सभी के पास लिखित रूप में रहे। तो ये संघात्मक का विशेषता हो गया लिखित संविधान। द्विसदनीय विधायिका, विधायिका जो है ये द्विसदनीय है। आप जब भी आप देखे होंगे तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। केंद्र में आएंगे तो एक विधानसभा, एक विधान परिषद होता है। तो ये केंद्र वाला ये राज्य में होता है विधानसभा, विधान परिषद। केंद्र में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। तो दो सदन क्यों बनाया गया? दो सदनीय विधान इसीलिए बनाया गया है, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। तो एक जो है बुजुर्गों का सदन है तो एक युवाओं का सदन है। जैसे राज्यसभा बुजुर्गों का सदन है क्योंकि यहाँ पे 30 वर्ष उम्र होना चाहिए राज्यसभा में आने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा में भी 25 वर्ष। तो इसीलिए लोकसभा को कहते हैं युवाओं का सदन, या फिर आप ऐसे कह लीजिए ये बहुमतों का सदन कहा जाता है। प्रधानमंत्री भी सामान्यतः लोकसभा से ही रहते हैं। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो दो सदनीय जो है विधायिका है, ये संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को केंद्र सरकार भी सर्वोच्च मान के बैठे हैं और राज्य सरकार भी संविधान को क्या मानते हैं? सर्वोच्च मानते हैं। कठोर संविधान है, संविधान क्या है? कठोर। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, तो कठोर भी संविधान है, तो ये विशेषता है। दोहरी सरकार, लिखित संविधान, द्विसदनीय विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान। एक एक चीज़ को ध्यान से रखिए। इसको इतना डिटेल में बताने का एक ही रीज़न है कि यहाँ से प्रश्न जो है बिल्कुल पूछा जाता है और बहुत लोग गलत कर जाते हैं। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्यों के मध्य क्या है? शक्ति का विभाजन क्या हुआ है? पूरा शक्ति किसी के पास नहीं है, न केंद्र के पास पूरे शक्ति है, न ही राज्य के पास। शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच आवश्यकता अनुसार शक्तियों का विभाजन है। तो ये भी क्या है? संघात्मक शासन की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है, ये संघात्मक की विशेषता है। न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं है, न केंद्र के अधीन है न राज्य के, अपने आप में स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इसे ध्यान रखिएगा, एक एक टर्म जो है यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता: दोहरी सरकार, लिखित संविधान, द्विसदनीय विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए अब प्रश्नों में चलते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची के विषय पे ऊपर भी बता दिया गया है, राज्य सरकार बनाएंगे और समवर्ती सूची पे दोनों बनाएंगे, राज्य एवं केंद्र दोनों बनाएंगे। लेकिन यदि मतभेद होगा तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दिया जाएगा। 7वीं अनुसूची में जो मुख्य विषय है इसमें देखिए क्या क्या विषय शामिल है, और यहाँ पे राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। विदेशी कार्य, विदेश का यदि विदेश से रिलेटेड यदि कोई कार्य है तो संघ सरकार देखेंगे, तो ये संघ सूची का विषय है। संचार व्यवस्था है तो केंद्र सरकार ही देखेंगे। प्रतिरक्षा जो करते हैं वो भी केंद्र सरकार करेंगे। परमाणु ऊर्जा ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है,
तो ये भी केंद्र सरकार परमाणु ऊर्जा देखेंगे। अब यहाँ देखिए पुलिस जो है, रेलवे पुलिस सहित जो पुलिस होते हैं राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची का है। लोक व्यवस्था भी राज्य सूची का है। समवर्ती सूची में देखेंगे आर्थिक व सामाजिक योजनाएं। जो आर्थिक और सामाजिक योजना है ये समवर्ती सूची का विषय होता है। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं। मजदूर संघ एवं श्रमिक कल्याण। जो मजदूर संघ होते हैं, लेबर यूनियन होते हैं और श्रमिक कल्याण होते हैं, तो ये जो मजदूर संघ और श्रमिक कल्याण होते हैं ये भी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का है। कारखाने। कारखाने क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। कारखाना जो है ये कारखाने क्या है? कारखाने समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद दंड विधि। दंड यानी दंड देने की जो विधि है ये भी समवर्ती सूची का विषय है। विवाह और विवाह विच्छेद, ये तलाक, ये सभी किस में आता है? समवर्ती सूची का विषय है। विवाह और विवाह विच्छेद किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण। जो खाद्य पदार्थ है और अन्य माल का अपमिश्रण किया जाता है ये भी समवर्ती सूची में आते हैं। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची में आता है। लोक व्यवस्था जो देखा जाएगा तो राज्य सरकार ही देखेंगे। लोक स्वास्थ्य भी राज्य सरकार देखेंगे। बाजार एवं मेले, जैसे बाजार लगता है और मेले लगते हैं तो ये सभी राज्य सूची का है। मनोरंजन पे भी राज्य सूची का अधिकार है। भू राजस्व या लगान, जो आप लोग पढ़ते होंगे आरओ होता है रेवेन्यू ऑफिसर, तो राजस्व अधिकारी जो होता है इसकी बहाली कौन करते हैं? तो राज्य सरकार करते हैं। तो भू राजस्व एवं लगान ये सभी राज्य सूची के विषय में आएंगे। परमाणु ऊर्जा, नागरिकता जो है ये केंद्र सरकार में आएंगे। युद्ध और शांति कौन देखेंगे? केंद्र सरकार ही देखेंगे। खनिज जो है, मिनरल, ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ही एक तरह से विषय है, इसीलिए केंद्र सरकार इसको हैंडल करेंगे। खनिज और मृदा में जो है खनिज मिनरल की मात्रा 45% है। आप लोग ध्यान रखिएगा 45% जो है मिनरल की मात्रा है मृदा में। अगला है शेयर बाजार। शेयर बाजार जो है ये किस में आएगा? तो शेयर बाजार आएगा केंद्र के अधीन। शेयर बाजार, बीमा, रेलवे, डाक तार, बैंकिंग, बंदरगाह, जनगणना, ये सभी किस में आएंगे? केंद्र सरकार में। शेयर बाजार कहाँ है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है तो केंद्र से भी उस पर कंट्रोल करते हैं, तो ये केंद्र सरकार के अधीन। बीमा जो कराएंगे तो ये भी केंद्र सरकार। रेलवे भारत सरकार का है। डाक तार, बैंकिंग, बंदरगाह और ये जनगणना, ये सभी क्या आएंगे? जनगणना, ये सभी संघ सूची का विषय है। अब भू राजस्व लगान हो गया। भूमि और भवनों पर कर, जो भूमि और भवन है उस पे जो टैक्स लगाया जाता है तो ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। पशुपालन जो है राज्य सरकार का विषय है, राज्य सूची का है। सिंचाई राज्य सूची। दाव एवं द्यूत, दाव और द्यूत जो लगाते हैं, सट्टा सब जो लगाया जाता है ये राज्य सूची का विषय है। शराब भी राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग अभी जानते हैं कि बिहार में शराब पर जो है प्रतिबंध है, तो ये गुजरात में भी शराब पर प्रतिबंध है, तो राज्य सरकार के विषय है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना करना संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार जनगणना कराते हैं, और ये जनसंख्या नियंत्रण जो है और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का, दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों मिल करके इस पे काम करते हैं। बाट और माप समवर्ती सूची का। शिक्षा भी समवर्ती सूची में। जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है। वन किस सूची का है? वन, शिक्षा, वन समवर्ती सूची का है। संपदा समवर्ती सूची। विद्युत जो है, विद्युत जो इलेक्ट्रिक है आपके घर में, ये समवर्ती सूची का विषय है। कीमत को निर्धारित करना, नियंत्रण करना समवर्ती सूची का है। कारखाने समवर्ती सूची का है। शराब राज्य सूची में आता है। पथकर टोल टैक्स जो लगाते हैं राज्य सरकार लगाते हैं। विद्युत पे जो टैक्स लगाते हैं राज्य सरकार लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत ऐसे नॉर्मली विषय पूछा जाएगा तो समवर्ती सूची का है, लेकिन विद्युत पर जो टैक्स लगता है वो लगाते हैं राज्य सरकार। प्रति व्यक्ति कर यानी प्रति व्यक्ति कर जो होता है ये राज्य सूची का विषय है। कृषि आय पर जो कर लगते हैं, कृषि आय पर जो टैक्स लगाया जाता है राज्य सरकार लगाते हैं। कृषि से जो आय प्राप्त होता है। मुद्रा ये संघ सूची का आता है। विदेशी ऋण जो है ये किसका आएगा? संघ सूची। रिजर्व बैंक समसूची।
संघ सूची में आएगा। उसके बाद लॉटरी, लॉटरी जो लगता है ये संघ सूची का विषय। निगम कर, सेवा कर, ये सभी संघ सूची का है। संपदा शुल्क, कृषि भूमि संबंधित, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में ये राज्य सूची का विषय है। सड़कों या जल मार्गों द्वारा लाए जाने वाले माल और यात्रियों पर जो कर लगता है ये राज्य सूची का विषय है। संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण करना समवर्ती सूची का विषय है। उत्तराधिकार जो होता है ये समवर्ती सूची में आता है। विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति या अन्य वृत्तियाँ, ये सभी किसका विषय है? ये समवर्ती सूची का है। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, समाचार पत्र समवर्ती सूची का है, पुस्तक समवर्ती, मुद्रणालय समवर्ती। आयकर केंद्र सरकार का है, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क ये केंद्र सरकार लगाते हैं। जन्म मरण पंजीकरण जो होता है, जन्म मरण जो पंजीकरण होता है, यानी जन्म लिया है तो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, समवर्ती सूची का विषय है। मरता है तो इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये जन्म मरण पंजीकरण समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक विवाद, उद्योग से संबंधित यदि विवाद है तो वो समवर्ती सूची का विषय होगा। अगला है प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण किसका है? केंद्र सरकार का। स्वच्छता और औषधालय, स्वच्छता और औषधालय ये भी समवर्ती सूची का, यानी साफ सफाई रखना दोनों का काम है, केंद्र और राज्य दोनों का। भारत से बाहर जो तीर्थ यात्रा होगा संघ सूची होगा। विदेशी संधि एवं करार संघ सूची। राष्ट्रीय राजमार्ग जो NHAI है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन टोल टैक्स लगाते हैं राज्य सरकार लगाते हैं। अगला है अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय भी केंद्र सरकार के अधीन शामिल रहता है। संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? तो केसी व्हीयर के द्वारा अर्धसंघीय संविधान कहा गया। ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ऊपर ही मैंने बताया था कि राज्य सूची में 66 विषय था, इसमें से 5 विषय को उठाया और जा करके समवर्ती सूची में रख दिया, जिसके कारण समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गया। तो ये 5 विषय कौन से हैं ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जनसंख्या नियंत्रण जो था, जनसंख्या नियंत्रण पहले राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में रखा गया, जबकि जनगणना संघ सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में दे दिया गया। पूछा जा सकता है मूल संविधान में जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय था? तो राज्य सूची का। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, साथ में वन, शिक्षा, बाट और माप, वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण। तो एक ये हो गया जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, दूसरा हो गया वन, तीसरा हो गया शिक्षा, चौथा हो गया बाट एवं माप और 5वां विषय है वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण। ये सभी राज्य सूची में था, इसको हटा करके 1976 में समवर्ती सूची में लाया गया। तो वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण, वन, शिक्षा, बाट, माप, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। अब विधायी संबंध जो हम लोगों ने देखा था कि केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी संबंध है अनुच्छेद 245 से 55 के मध्य है, और प्रशासनिक जो है 256 से 263 है, वित्तीय भाग 12 में है 268 से 93। तो अब हम लोग विधायी संबंध को देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है और राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकता है? तो ये 245 में कहा गया है, यानी विधि निर्माण मतलब कानून बनाना। तो ये यहाँ पे प्रश्न ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद जो है संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र, यानी पूरे जितने भारत में राज्य क्षेत्र है या उसके किसी भाग के लिए या किसी एक भाग के लिए विधि बना सकती है, या तो पूरे के लिए बना सकती है या किसी जिसके लिए ज़रूरत हो उसके लिए बना सकती है, और राज्य विधानमंडल पूरे संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकते हैं। ये कहा गया है 245 में, ध्यान रखिएगा। संसद के अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। संसद के पास जो है अवशिष्ट शक्तियां दिया गया है, ये दिया गया है 248 में। BPSC ASO एग्जाम में पूछा जा चुका है।
इस बार 2025 में। तो संसद की अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है 248 में। अवशिष्ट सूची का क्या अर्थ है? वे विषय जो तीनों सूचियों यानी संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है। जो अवशिष्ट सूची होते हैं, अवशिष्ट सूची ऐसे विषय होते हैं, इसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जो न तो राज्य सूची में है, न संघ में और न ही समवर्ती सूची में। अगला है क्षेत्रीय विस्तार, केंद्र एवं राज्य। राष्ट्रपति निम्न केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी राष्ट्रपति जो है शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख, ये नियम संसद के अधीन के समान ही प्रयोज्य व प्रभावी होंगे। जैसे संसद का होगा वैसे ही राष्ट्रपति द्वारा जो बनाया जाएगा उसमें भी होगा। राज्यपाल संसद के किसी विधि को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ संशोधन कर लागू करे। राज्यपाल जो है या तो केंद्र जो संसद के किसी विधि को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू करेंगे या फिर नहीं करेंगे या उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में लागू न करे या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों सहित लागू कर सकता है। जो असम के राज्यपाल है इनके पास शक्ति है कि ये जो है संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं भी कर सकता है या फिर संशोधन करके लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किसी विधेयक को लागू करने की शक्ति मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्राप्त है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक को लागू करने की शक्ति मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेता है, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए। क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत। क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत समझिए क्या होता है। किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि किसी अन्य राज्य क्षेत्र में भी उस स्थिति में लागू हो सकती है जबकि उसको विधि बनाने वाले राज्य या विधि की विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध हो। इसे ही क्षेत्रीय सामीप्य या संबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाई गई विधि किसी अन्य राज्य क्षेत्र में भी उस स्थिति में लागू हो सकती है। जैसे यूपी ने कोई कानून बनाया, बिहार में भी लागू हो सकती है जबकि उसको विधि बनाने वाले राज्य तथा विधि की विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध हो, कोई न कोई संबंध होगा। इसी को कहते हैं क्षेत्रीय सामीप्य यानी समीपाना। अगला है क्षेत्रीय सामीप्य संबद्धता का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंध है। तो क्षेत्रीय सामीप्य या संबद्धता का सिद्धांत जो है ये 245 के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान की तीनों सूचियों को कहाँ से उद्गृहित किया गया। जो भारत के संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूची भारतीय शासन अधिनियम 1935 से अपनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसा राज्य क्षेत्र जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है उसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। ऐसा राज्य क्षेत्र जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है उसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 246 के 4 के तहत किसी राज्य क्षेत्र के तहत अंतर्गत नहीं आता है तो संसद उस पर कानून बनाएंगे। अगला देखिए, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित करने वाले कारक है। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित करने वाले कारक है संविधान के प्रावधान, नियोजन प्रक्रिया, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध, हुक्म चलाने की प्रबल इच्छा। भारत के जो केंद्र राज्य संबंध है इसको प्रभावित करने वाले कारक यानी केंद्र और राज्य के संबंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो संविधान के प्रावधान, संविधान के जो प्रावधान है इसको प्रभावित कर सकते हैं। नियोजन की प्रक्रिया, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध और हुक्म चलाने की प्रबल इच्छा, ये सभी क्या करेगा, केंद्र और राज्य के संबंध को प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। भारत में ये केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित कर सकते हैं संविधान के प्रावधान, नियोजन प्रक्रिया, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध, हुक्म चलाने की प्रबल इच्छा। भारत में केंद्र राज्य संबंध किन तथ्यों पर निर्भर है। केंद्र और राज्य संबंध जो है संवैधानिक प्रावधानों पर,
केंद्र और राज्य का संबंध जो है संवैधानिक प्रावधानों पर, संविधान में तो प्रावधान है ही, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, परंपरा और व्यवहार पर भी आधारित है, न्यायिक व्याख्याओं पर भी आधारित है, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी निर्धारित है। तो ये ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य संबंध जो टिके हुए हैं इसके पीछे क्या क्या रीजन है। संवैधानिक प्रावधान पे टिका है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी टिका हुआ है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? जो संघीय राज्य व्यवस्था है उसमें सम्मिलित क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो संघीय राज्य व्यवस्था है तो संघ और राज्य के बीच संबंध तो होना ही चाहिए। राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, यानी यदि कोई मतभेद होता है तो उसको सामंजस्य करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, समन्वय करने के लिए और विवाद को सुलझाने के लिए तंत्र रहना चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? केंद्र और राज्य के जो संबंध है इसको विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, तो राज्य पर जो है केंद्र का नियंत्रण तो रहेगा ही। संसद की राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति, यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि राज्य सूची पे तो विषय राज्य सरकार बनाते हैं, लेकिन संसद कब बना सकते हैं? तो ये जो है इसके बारे में जो दिया गया है इसको समझिए। किसी विशेष परिस्थिति में राज्य सूची पर संसद कानून निर्माण कर सकती है। राज्य सूची पर किसी विशेष परिस्थिति में संसद जो है कानून निर्माण कर सकती है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्तावित कर दे तब संसद अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कानून बना सकती है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देगा तब संसद अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित ऐसा संकल्प 1 वर्ष तक लागू रहेगा। राज्यसभा द्वारा पारित ऐसा संकल्प 1 वर्ष तक लागू रहेगा, यानी 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत यदि आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। यानी 250 के अंतर्गत यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय पर कानून जो है कौन बनाएंगे? संसद बनाएंगे। 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं तो संसद विधि बना सकती है। और नहीं 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल ऐसा चाहते हैं कि संसद कानून बनाए तो संसद बना सकते हैं 252 के तहत। अब तक 2 बार विधानमंडलों द्वारा संसद को विधि बनाने का अधिकार संपदा शुल्क 1953 एवं पुरस्कार प्रतियोगिता 1955 के लिए दिया गया। अब तक ऐसा 2 मौका आया है जब विधानमंडल संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने के लिए अधिकार दिया था, 1953 और 1955 में। अगला है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो 245 और 246। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? 245 और 246। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के किस सूची में है? तो विधायी शक्तियों का जो है केंद्र और राज्य के मध्य वितरण 7वीं अनुसूची में है। विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट शक्ति पर विधि निर्माण संघ सरकार करेंगे। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है। तो राज्य सूची के विषय पे संसद को जो विधायी शक्ति है 249 के तहत दिया गया, अनुच्छेद 249 के तहत। ध्यान रखिएगा अनुसूची टोटल 12 है, लेकिन सूची पूछेगा तो भारतीय संविधान में टोटल सूची 3 है। रहने देते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। पॉलिटी आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है।
बायो जो है अभी चल रहा है, बायो रेगुलर चलते रहेगा। और पॉलिटी में जो है अभी आपको ज़्यादा नहीं बचा है, लगभग जो है 50 पेज बचा है। तो इसको हम बीच में धीरे धीरे करके जो है 10-15 वीडियो और आएगा, पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये कंप्लीट नहीं कराया गया है। तो अभी तक जो है इसमें 47 वीडियो पॉलिटी में आ चुका है और 10 से 12 आएगा। और साथ में अभी बायोलॉजी चल रहा है, तो बायोलॉजी रेगुलर चलेगा। बीच में सप्ताह में 2 से 3 वीडियो जो है पॉलिटी का लाएंगे और 1 से 2 सप्ताह में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पीछे से भी रिवीजन करते रहिए ताकि आपको याद रहेगा। सभी लोगों को धन्यवाद।